अभी तक हम लोग कूलॉम का नियम और वैद्युत बल के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम नई टॉपिक वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र को पढ़ने से पहले हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो चलिए वैद्युत क्षेत्र पढ़ा जाए। मान लीजिए ये एक सेंट की शीशी है। इसके कैप को हमने यहाँ खोल दिया। कुछ समय पश्चात आप अनुभव करेंगे सेंट की इस महक का, सुगंध का। अर्थात सेंट की शीशी के चारों ओर इसकी महक पैदा हो जाती है। अब कई सेंट की शीशियां हों, इन सभी के कारण भी इसके चारों ओर महक पैदा होगी। इस महक का अनुभव ये सेंट की शीशी नहीं करेगा, बल्कि इसके चारों ओर जो लोग बैठे होंगे, आ जा रहे होंगे, वो अनुभव करेंगे। ठीक उसी प्रकार किसी एक आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यदि वैद्युत क्षेत्र में आवेश स्थित हो, इसे चलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें, तो यह बल की दिशा में चलने लगेगा। यदि बल की दिशा निरंतर बदल रही हो, तो धनावेश के चलने की दिशा भी निरंतर बदलती जाती है। अर्थात यह धनावेश वक्राकार मार्ग पर चलता है। तो वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा अथवा बल रेखा कहते हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र में बल रेखा खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, जिस पर पृथक्कृत व स्वतंत्र एकांक धन परीक्षण आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करती है। वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक समान वैद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को समांतर व समदूरस्थ रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि ये बल रेखाएं कहीं पास पास और घनी है, तो यहां का वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। इसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं।
ठीक इसी प्रकार जिस स्थान पर ये वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर हैं, विरल हैं, वहां वैद्युत क्षेत्र कमजोर होता है, क्षीण होता है, उसे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये बल रेखाएं परस्पर समांतर हैं और समदूरस्थ हैं। और यहां आप देखें चित्र 3 में, यह यहां पर वैद्युत बल रेखाएं परस्पर पास पास हैं, घनी हैं, यहां का वैद्युत क्षेत्रफल है ज्यादा। ठीक इसके विपरीत यहां देखें, ये वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर हैं, विरल हैं, यहां का वैद्युत क्षेत्र कमजोर है, कम है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसीलिए हम इसे असमान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। चित्र में भिन्न भिन्न स्थितियों में वैद्युत बल रेखाएं खींची गई हैं। जैसे चित्र 1 में धन आवेशित गोले के वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं खींची गई। यदि इस धनावेशित गोले के समीप कोई अन्य धन आवेश लाया जाए और यह चलने के लिए स्वतंत्र हो, तो यह दूर अनंत तक सीधी रेखा में चला जाएगा। अतः अकेले धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं दूर अनंत तक सीधी चली जाती है, जिसे आप चित्र 1 में प्रदर्शित किए हैं। देखिए सब दूर अनंत तक जा। ठीक इसके विपरीत ऋण आवेशित गोले के वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं इस चित्र 4 के अनुसार खींची गई। यहां बल रेखाएं दूर अनंत से सीधी रेखा में ऋण आवेश तक आ जाती है। चित्र 1 और चित्र 4 से यह भी स्पष्ट है कि आवेशित गोले के कारण वैद्युत बल रेखाएं सीधी व त्रिज्य अनुगामी होती है, रेडियल होती है। यहां एक बात और पता चलता है कि यह बल रेखाएं धन आवेशित गोले के कारण गोले के केंद्र से निकलती प्रतीत होती है। ठीक इसी प्रकार ऋण आवेशित गोले के केंद्र पर मिलती प्रतीत होती है। ध्यान दीजिए, याद रखिए, आवेशित गोले के अंदर ये बल रेखाएं नहीं होती। क्यों? बाद में हम इसे देखेंगे कि गोलीय चालक के भीतर क्षेत्र शून्य होता है और बल रेखाएं क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। जब वहां क्षेत्र ही नहीं है तो बल रेखाएं नहीं है। इसे बाद में और हम चर्चा करते रहेंगे। मान लीजिए जिस प्रकार हम अपनी दाल में देसी घी डालते हैं तो दाल के ऊपरी परत पर देसी घी एक पतली फिल्म के रूप में फैल जाता है, वो पूरी दाल भर में नहीं फैलता। ठीक उसी प्रकार आवेशित
गोलीय चालक पर पूरा आवेश एक समान रूप से उसके बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है, वितरित हो जाता है। क्योंकि अंदर आवेश नहीं रहता, इसलिए अंदर क्षेत्र भी नहीं होता है। इसीलिए यहां आप कहीं भी देखेंगे वैद्युत बल रेखाएं भीतर नहीं हो। अगले चित्र 5 में दो समान किंतु विपरीत आवेश के वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं खींची गई। यहां देखिए तो ये वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती। ये बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती, इसीलिए विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक इसी प्रकार ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का प्रयास करती हैं, फैलती हैं। इसीलिए सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, जिसे आप यह चित्र 5 में दिखाए हैं। देखिए यह अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती है और यह लंबाई के लंबवत फ्लैक्चुएट करती है, फैलती है। आगे चित्र 6-7 में दो धनावेश के कारण बल रेखाएं खींची गई। यहां दोनों धनावेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, जिसे हम यन से निरूपित किए हैं, पहले आवेश के चुंबकीय क्षेत्र व दूसरे आवेश के चुंबकीय क्षेत्र ठीक बराबर व विपरीत होते हैं। फलतः बिंदु यन पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ध्यान दीजिए, नाम तो बिंदु है, लेकिन वास्तव में यह बिंदु नहीं होता, यह अति सूक्ष्म क्षेत्र होता है। इसलिए ध्यान रखिए कि बिंदु कहने पर बिंदु के बारे में भ्रमित न हो, यह अति सूक्ष्म क्षेत्र है। तो यहां उदासीन बिंदु पर यदि कोई आवेश रखा जाए तो वह गति नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस पर परिणामी बल भी शून्य हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि यह दोनों धनावेश परिमाण में समान है तब तो ये बिल्कुल मध्य में होगा, किंतु ये परिमाण में अलग अलग है। एक का आवेश Q1 है, दूसरे का आवेश धन Q2 है, तब यह उदासीन बिंदु ठीक मध्य में नहीं होता है, जिसे आप देखिए यह चित्र 7 में दिखाया गया। यदि हम पहले आवेश Q1 से उदासीन बिंदु की दूरी R1 व दूसरे आवेश Q2 से उदासीन बिंदु की दूरी R2 माने, तो उदासीन बिंदु यन की स्थिति सूत्र Q1/R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2/R2 स्क्वायर के अनुसार होती है।
ये देखिए फार्मूला लिखा है Q1/R1² इक्वल्स Q2/R2²। इस सूत्र के अनुसार यदि यह दोनों आवेश भिन्न भिन्न परिमाण के हैं तो उदासीन बिंदु की स्थिति निर्धारित होगी। आगे अब हम बल रेखाओं के गुण पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसा कि हम बार बार पढ़ रहे हैं कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करती है, जिसे आपने ये गुण के रूप में दिखा दिया। यह चित्र 8 देखिए, यह वक्र रेखा जिसको हम वैद्युत बल रेखा कह रहे हैं, इसके इस बिंदु पर मान लीजिए P पर यह स्पर्श रेखा खींची गई है। यह स्पर्श रेखा की दिशा बिंदु P पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करेगी। ये गुण आपका है पहला गुण। यह है चित्र 9 से ध्यान दीजिए। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों? क्योंकि इनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, अर्थात उस कटान बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। यहां आप देखिए चित्र 9 में ये दो बल रेखाएं हैं, एक दूसरे को यहां बिंदु मान लीजिए P पर काट रही हैं। यह पहले वक्र और यह दूसरे वक्र को आप मानिए तो पहले वक्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, यह दूसरे वक्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। यह दोनों स्पर्श रेखाएं इस बिंदु P पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दो दिशाएं बताएंगी, जो कि असंभव है। इसीलिए ये कहा जाता है कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इसे आप गुण 2 में दिखाए हैं। ये आप अपना चित्र 5 देखें, इस चित्र 5 के अनुसार बहुत से गुण जो कि हम बहुत पहले भी अभी बता चुके हैं। जैसे आपने बताया था कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये देखिए, ये बल रेखाएं ये धन आवेश से निकली और ये ऋण आवेश पर समाप्त हो गई। ये आपने तीसरा गुण दिखाया है, देख लीजिए, ये बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती। ठीक इसी प्रकार अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा किए थे कि वैद्युत बल रेखाएं अपने लंबाई केंद्र सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, प्रयत्न करती हैं, सिकुड़ती हैं। इसीलिए विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे आप देखिए ये गुण 4 में दिखाए हैं। बल रेखाएं अपनी लंबाई केंद्र सिकुड़ती हैं, अतः विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग चर्चा किए थे कि यह बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करती हैं।
फैलती हैं, इसीलिए सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसे हम ये गुण 5 में दिखाए हैं। बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत फैलती हैं, अतः सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। धन्यवाद।